हेलो बच्चों, वेलकम टू VL ट्यूटोरियल्स। देखिए, सरकार ने लॉकडाउन ओपन कर दिया है, ठीक है। ऑलमोस्ट सारी चीज़ें ओपन हो चुकी हैं, लेकिन जो सरकार की तरफ से गाइडलाइन जारी हुई हैं उसको आप ज़रूर फॉलो करें, क्योंकि देखिए कोरोना के अभी तक किसी भी देश ने वैक्सीन की आधिकारिक घोषणा नहीं की है और हमारे यहाँ धीरे धीरे केस बढ़ते जा रहे हैं। तो जब दवाई नहीं मौजूद है इसका मतलब हमारा सुरक्षा ही बचाव है, ठीक है। तो जहाँ भी जाएं अपना सैनिटाइज़र अपने साथ रखें, मुंह पे मास्क लगा के जाएं और लोगों से कम 2 फुट की दूरी बना के रखें, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। लास्ट टर्न पे हम लोगों ने क्लास 10th के NCERT के एक्सरसाइज 1.2 डिस्कस की थी। लास्ट टर्न पे हम लोगों ने एक्सरसाइज 1.2 डिस्कस की थी क्लास 10th के लिए। आज हम उसी को आगे बढ़ाएंगे और उसी चैप्टर का नेक्स्ट पार्ट लेंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। नेक्स्ट पार्ट क्या कह रहा है भाई? इर्रेशनल नंबर। इर्रेशनल नंबर, तो इर्रेशनल नंबर क्या है भाई? इर्रेशनल नंबर लास्ट टाइम पे हम लोगों ने प्राइम नंबर्स पढ़े, है ना, और इर्रेशनल नंबर के बारे में हम लोगों ने क्लास 9th में भी पढ़ रखा है। तो इर्रेशनल नंबर है क्या? इर्रेशनल नंबर की जब भी डेफिनीशन दी जाती है तो रैशनल की डेफिनीशन दी जाती है और उसका कन्वर्स कहता है कि ये इर्रेशनल होता है। रैशनल की डेफिनीशन क्या होती है कि एनी नंबर विच कैन बी एक्सप्रेस्ड इन A/B फॉर्म वेयर A and B आर को प्राइम or whatever integers, A and B are integers and B cannot be equal to 0, B cannot be equal to 0, right? तो यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही है। तो इर्रेशनल नंबर है, अगर कोई नंबर मेरा इर्रेशनल है इसका मतलब क्या है? कोई ऐसा नंबर जिसको हम A/B के फॉर्म में ना लिख पाएँ, A/B के फॉर्म में ना लिख पाएँ, तो ऐसे नंबर को हम क्या कहते हैं? दिस इज़ अ इर्रेशनल नंबर, राइट। और इर्रेशनल नंबर जनरली होता क्या है? क्या होते हैं एग्जांपल्स इसके? अगर हम एग्जांपल्स की बात करें तो किसी भी प्राइम नंबर के ऊपर अगर 1/2 आ गया, 1/4 आ गया, तो ये हम क्या कहते हैं? ये हमारा इर्रेशनल नंबर है। 1/2, √2, √3, √5। और कौन सा प्राइम नंबर हो सकता है? इर्रेशनल नंबर हो सकता है। पाई हमारा इर्रेशनल नंबर है। ई हमारा इर्रेशनल नंबर। आप कहेंगे सर ई क्या चीज़ होती है? ई तो कभी नहीं पढ़ी। पढ़ेंगे बच्चा, पढ़ेंगे क्लास 11th और 10th में। क्लास 11th और 12th में ई बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, वहाँ पे आता है। इसकी वैल्यू 2 और 3 के बीच में होती है। जैसे पाई की वैल्यू क्या होती है? 3.14 अप्रॉक्सीमेट होती है। वैसे ही ई की वैल्यू भी क्या होती है? 2 और 3 के बीच में कहीं लाई करती है, राइट। 2.7 के करीब रहती है, राइट, लेकिन उतने की हमें ज़रूरत नहीं है। अब अगर हम डेसिमल नंबर के रूप में एक्सप्रेस करना चाहें, डेसिमल एक्सप्रेशन लिखना चाहें, तो डेसिमल एक्सप्रेशन की फॉर्म में अगर हम इर्रेशनल नंबर को लिखें तो एनी नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग डेसिमल इज कॉल्ड इर्रेशनल नंबर, ठीक है। एनी नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग डेसिमल इज कॉल्ड इर्रेशनल नंबर। जैसे 0.1235 16925231778 इस तरीके से पढ़ता जा रहा है। तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि ये नंबर मेरा टर्मिनेट भी नहीं हो रहा है और साथ ही साथ रिपीट भी नहीं हो रहा है। जब ये रिपीट ना हो
तो हम कहते हैं कि ये नंबर हमारा कैसा हो गया, दिस इज अ इर्रेशनल नंबर। ठीक है, इर्रेशनल नंबर। अब इसके ऊपर बेस्ड एक थ्योरम गिवन है जिसका हम यूज करेंगे किसी भी नंबर को इर्रेशनल प्रूफ करने में। तो क्या कह रहा है थ्योरम, क्या भाई, कि P be a prime number and P divide A square, then P divides A, where A is a positive integer। ठीक है, थ्योरम क्या है, let P be a prime number and P divides if P divides A square, P divide A square, then P divides A, where A is a positive integer, where A is positive integers। ठीक है, तो अगर कोई नंबर P है जो क्या कर रहा है, A स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, तो नंबर A को भी डिवाइड करेगा। ठीक है, इसको प्रूव करने के लिए या इसको एक एग्जाम्पल से समझ लें, एक अर्थमेटिकल एग्जाम्पल से कोई एक नंबर ले लें, उससे सॉल्व करने, उससे समझने की कोशिश करें कि कैसे इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। क्या कहता है ये एग्जैक्टली है क्या। मान लिया हमारे पास a कितना है, लेट a इज इक्वल टू 6। अब 6 को आप क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 3 लिख सकते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन ही तो हुआ, राइट। अब a स्क्वायर कितना हो जाएगा, a स्क्वायर मतलब क्या है, 2 इंटू 3 का स्क्वायर, और ये कितने के इक्वल हो गया, 2 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर हो गया। अब कह रहा है कि इफ P डिवाइड A स्क्वायर, तो P अगर एक प्राइम नंबर है, इसका मतलब P क्या होगा, इसका ही तो कोई प्राइम फैक्टर होगा। ये क्या हो गया, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, राइट। लेट P डिवाइड्स A स्क्वायर, देन P मस्ट बी 2 और 3, राइट। भाई प्राइम फैक्टर कौन कौन से, 2 और 3 ही तो हैं। 2 को 2 टाइम्स लिखा गया, 3 को 2 टाइम्स लिखा गया, तो 2 या 3 हो सकता है। अगर P A स्क्वायर को डिवाइड कर रहा होगा, इसका मतलब P क्या, P की वैल्यू 2 या 3 के अलावा कोई और नहीं हो सकती, अगर हम प्राइम फैक्टर की बात कर रहे हैं। ठीक है, किसी और नंबर की बात कर रहे हो तो बात अलग थी, लेकिन यहाँ पे हमें क्या कहा गया कि P इज अ प्राइम नंबर। तो प्राइम नंबर केवल और केवल क्या है, 2 और 3 है, तो 2 और 3 लिख लिया, राइट। अब P अगर 2 और 3 है, तो 2 और 3 डिवाइड्स A आल्सो। A कितना है, 2 इंटू 3, राइट। इसका मतलब क्या हुआ, P डिवाइड A। P अगर A स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, तो P A को भी डिवाइड करेगा, राइट। ये हमारा मतलब एग्जाम्पल से मैंने सॉल्व करके दिखाया। अब अगर हम इसको थ्योरेटिकली देखें तो कैसे इसको सॉल्व कर सकते हैं, समझिएगा। तो लेट प्राइम फैक्टर्स ऑफ A इज इक्वल टू P1 P2 P3 अप टू कितना, Pn, राइट। देन A स्क्वायर विल बी, A स्क्वायर का मतलब क्या है, इन सब का स्क्वायर, इन सब का स्क्वायर का मतलब क्या हुआ, P1 स्क्वायर P2 स्क्वायर P3 स्क्वायर अप टू कितना
pn स्क्वायर, राइट। अब इफ p डिवाइड्स a square, if p divides a square and where p is a prime number, p is a prime number, अगर p हमारा प्राइम नंबर है देन p must be either p1 और p2 और p3 अप टू pn, राइट। इनमें से ही कोई एक होगा, राइट, इनमें से ही कोई एक होगा। तो p अगर a स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है मतलब p1 p2 p3 कुछ भी हो सकता है p, दिस एम्प्लाइज p डिवाइड्स a आंसर होगा कि नहीं। देखो अगर p हमारा p1 p2 p3 होगा तो p1 p2 p3 हमारे क्या है, a के भी फैक्टर हो गए। इसका मतलब क्या हुआ, p a को भी डिवाइड कर देगा। तो इस तरीके से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, ये हमारी थ्योरम है, ठीक है। अब जरा देखें इसका यूज़ कैसे किया जाएगा। तो जरा एक्सरसाइज पे आ जाएं, एक्सरसाइज को सॉल्व कर लें जरा जल्दी से। बहुत ज़्यादा कुछ है नहीं एक्सरसाइज में, इसी को प्रूव करना है कि कोई पर्टिकुलर नंबर हमारा ए स्क्वायर इरेशनल कैसे होता है। तो इरेशनल प्रूव करने के लिए हम किसी भी नंबर को इरेशनल प्रूव करने के लिए हम क्या करते हैं, मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन अप्लाई करते हैं। मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन का मतलब क्या है कि हम जिसको प्रूव करना है उसका अपोजिट एज्यूम कर लेते हैं, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन देखें, एक्सरसाइज 1.3, एक्सरसाइज 1.3 पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, प्रूव दैट √5 इज इर्रेशनल, ठीक है। हमें ये प्रूव करना है कि √5 इज इर्रेशनल नंबर। तो √5 अगर इर्रेशनल नंबर है, √5 हमारा इर्रेशनल है, तो हम क्या करेंगे, मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन में आपको बताया। तो मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन में कैसे सॉल्व करेंगे, तो लेट एज्यूम √5 इज रैशनल नंबर, राइट। √5 इज रैशनल नंबर। अगर ये रैशनल नंबर है तो एज्यूम कर लें √5 is equal to a upon b, where a and b are co-prime and b cannot be equal to 0. a and b are co-prime. co-prime का मतलब क्या हुआ, a और b में 1 के अलावा कोई और कॉमन फैक्टर नहीं है, ठीक है। A and B does not have any common factor. A और B में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं। अब हमें करना क्या होगा, किसी तरीके से हम ये दिखा दें कि A और B में कोई एक कॉमन फैक्टर है, तो वो क्या करेगा, इस अजम्पशन को कॉन्ट्राडिक्ट कर देगा। और अगर इस अजम्पशन को कॉन्ट्राडिक्ट कर देगा, इसका मतलब जो भी हमने अजम्पशन लिया है वो रॉन्ग हो गया। तो इसका मतलब क्या, उसका कन्वर्स ट्रू हो जाएगा, राइट। तो इसको क्या कर लें, स्क्वायर बोथ साइड, squaring both side, squaring both side। तो यहाँ से क्या आ गया, 5 is equal to a square upon b square। और यहाँ से आप क्या लिख सकते हैं, 5b square is equal to a square, 5b square is equal to a square। इसका मतलब क्या हुआ कि a स्क्वायर दो नंबर का प्रोडक्ट है और उसमें से एक नंबर क्या है, 5। इसका मतलब a स्क्वायर हमारा क्या हो गया, 5 का 5 जो है वो a स्क्वायर को डिवाइड करेगा या नहीं। भाई दोनों अगर a और b दोनों इंटीजर हैं,
इसका मतलब क्या हुआ कि 5a स्क्वायर को डिवाइड कर रहा होगा, राइट, 5a स्क्वायर को डिवाइड कर रहा होगा, दिस इम्प्लाइज। तो हम क्या कर लें, देयरफॉर 5 डिवाइड्स a स्क्वायर। अब 5 हमारा क्या है, प्राइम नंबर है। 5 अगर a स्क्वायर को डिवाइड कर रहा होगा तो 5 a को भी डिवाइड करेगा, 5 डिवाइड्स a। तो लेट a इक्वल टू 5c, राइट। 5 अगर a को डिवाइड कर रहा है, इसका मतलब a हमारा क्या है, 5 का एक, या हम कहें कि 5 क्या है, a का एक फैक्टर है। तो a को हम क्या लिख सकते हैं, 5 इंटू c लिख सकते हैं, राइट। पुट कर दें इसको, एक नंबर पुट कर दें इसमें। तो यहाँ जब पुट करेंगे तो 5b स्क्वायर इक्वल टू कितना हो गया, 5c का होल स्क्वायर, और यहाँ से क्या आ गया, 5 स्क्वायर c स्क्वायर, और यहाँ से क्या आ जाएगा, b स्क्वायर इक्वल टू 5c स्क्वायर। अब यहाँ से क्या आ रहा है कि b स्क्वायर 5c स्क्वायर के इक्वल हो गया। इसका मतलब b स्क्वायर का एक फैक्टर हमारा क्या है, 5b है। इसका मतलब क्या हुआ, हम कह सकते हैं देयरफॉर 5 डिवाइड्स b स्क्वायर, और 5 अगर b स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो इसका मतलब क्या हुआ, 5 डिवाइड्स b, राइट। तो फ्रॉम 1 and 2 we can say 5 is common factor of a and b, राइट। भाई 5 अगर b को भी डिवाइड कर रहा है, 5a को भी डिवाइड कर रहा है, इसका मतलब क्या हुआ कि 5a और b दोनों का कॉमन फैक्टर हो गया है, नहीं, 5a का भी फैक्टर है, 5b का भी फैक्टर है, राइट। बट दिस contradicts our assumption। क्या कह रहा है, लेकिन ये तो हमारा assumption को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है कि a और b दोनों क्या होने चाहिए, को प्राइम होने चाहिए। a और b का को प्राइम कब हुए थे, जब √5 हमारा क्या हुआ, रैशनल नंबर। दिस implies √5 is irrational number। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, √5 हमारा इरेशनल नंबर हो गया। आगे बढ़ें भाई, इतना क्लियर। जहाँ नेक्स्ट पार्ट पे आए, तो इसी तरीके से हम √5 या √2 या √3, जनरली √2 और √3 के लिए पूछा जाता है, √5 के लिए पूछ लिया जाता है। तो ये सारी चीज़ें हम अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है, कि किस तरीके से हम प्राइम फैक्टराइजेशन और इरेशनल नंबर हम कैसे प्रूव कर सकते हैं, मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन से। अब जो है सेकेंड पार्ट पे आए, क्वेश्चन नंबर 2 की जब हम बात करें, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, प्रूव दैट 3 + 2√5 इज इरेशनल। ठीक है, 3 + 2√5 इज इरेशनल। तो 3 + 2√5 क्या है, इरेशनल है। फिर से कहानी वही है ना, फिर से अप्लाई वही करना है। क्या करना है भाई, कि लेट 3 + 2√5 इज रैशनल नंबर, मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन ही लगेगा। हमने एज्यूम कर लिया कि ये हमारा रैशनल नंबर है, रैशनल नंबर है, तो एज्यूम करें कि 3 + 2√5 = a/b, where a and b are co-prime,
एंड b इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, b इज नॉट इक्वल टू 0। तो यहाँ से आप क्या लिख सकते हैं कि 2√5 इज इक्वल टू a अपॉन b माइनस 3a। और यहाँ से आप क्या लिख सकते हैं, √5 इज इक्वल टू a अपॉन 2b माइनस 3/2। राइट। तो यहाँ से क्या कहा जा सकता है कि a एंड b आर इंटीजर्स, a and b are integer, that means hence जब हम कहें a and b are integer, therefore a upon 2b minus 3/2 is rational, right? So if RHS is rational, LHS must be rational. But we know, लेकिन हमें पता है कि भाई √5 क्या है, हमारा इरेशनल नंबर है। बट वी नो √5 इज irrational number. √5 is irrational, right? इसका मतलब क्या हुआ, hence it contradict our assumption hence 3 plus 2√5 is irrational number. राइट, इतना करना होगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पार्ट पे देखें। सो रफ कर दें, जो नहीं लिख पाया हो थोड़ा पॉज करके लिख लीजिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्या है, प्रूव दैट द फॉलोइंग्स आर इरेशनल। तो क्या भाई, क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, पहला पार्ट 1/√2। तो इसको हमें इरेशनल प्रूव करना हो तो क्या करेंगे, वही a/b एज्यूम कर लेंगे। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, √2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, b/a। राइट, फिर से RHS और LHS हमारा रैशनल और इरेशनल बन रहा है, ये हमारा कॉन्ट्राडिक्ट कर देगा। सेकेंड वाला 7√5 दिया, इसे भी a/b एज्यूम करेंगे और √5 बराबर कितना हो गया, a/7b हो गया। फिर से LHS और RHS मेरा रैशनल और इरेशनल हो रहा है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, रैशनल नहीं रहेगा। रैशनल नहीं रहेगा तो इरेशनल हो जाएगा। थर्ड वाले पार्ट में भी ऐसा ही करेंगे जैसा क्वेश्चन नंबर 2 में किया था। 6 + √2 बराबर a/b ले लें और यहाँ से क्या लिख सकते हैं, √2 इज इक्वल टू a/b माइनस 6 कर लेंगे। राइट, फिर से LHS और RHS हमारे रैशनल और इरेशनल हो रहे हैं। तो इस तरीके से ये एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट हो गई। ठीक है, आगे बढ़ते जाए। अब जो रैशनल नंबर के बारे में बात करते हैं, किसके बारे में बात करते हैं, रैशनल नंबर के बारे में बात करते हैं। तो रैशनल नंबर कब हमारा टर्मिनेटिंग डेसिमल देगा और कब हमारा नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल देगा। ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग देगा। राइट, तो जब भी हम a/b के बारे में बात करते हैं, थ्योरम गिवन है। ठीक है, थ्योरम को आप पढ़ लीजिएगा, समझ लीजिए। राइट, मान लिया हमारे पास कोई नंबर है a/b, ये अगर मेरा रैशनल नंबर है a/b,
अब ये कब मेरा टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा और कब नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल होगा, ये हमें फाइंड आउट करना विदाउट एक्चुअल डिवीजन। क्या प्रूव करना क्या निकालना होता है? विदाउट एक्चुअल डिवीजन वी नीड टू फाइंड आउट वेदर दिस इज अ टर्मिनेटिंग डेसिमल और नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल। तो समझ लीजिए कि b जो है अगर 2 to the power n into 5 to the power m, where n and m are non-negative number, क्या हो जाए भाई, ये नॉन निगेटिव नंबर आ जाए, राइट। नॉन निगेटिव इंटीजर्स कहेंगे, नॉन निगेटिव इंटीजर n and m आर नॉन निगेटिव इंटीजर्स। तो क्या हो जाएगा, a अपॉन b विल बी टर्मिनेटिंग डेसिमल। साथ ही साथ a and b आर co-prime, right? And b is not equal to 0. a and b आर co-prime का मतलब ये नहीं होता कि दोनों को प्राइम होना चाहिए, ये दोनों ही हमारे कंपोजिट नंबर हो सकते हैं, लेकिन इन दोनों में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए, राइट। और कब मेरा रिकरिंग डेसिमल हो जाएगा, if b has any other number any other factor except 2 to the power n into 5 to the power, then it will be non-terminating and repeating। इसका मतलब क्या है कि 2 to the power 5 into 5 to the power 2 to the power n into 5 to the power m ये हो या ना हो, इसके अलावा कोई और नंबर अगर आ गया नीचे तो वो हमारा हमेशा क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल या रिकरिंग डेसिमल हो जाएगा। जैसे 5 अपॉन अगर हम 3 लिख दें, 5 अपॉन क्या लिख दें, 3 लिख दें, तो हमें पता है 3 बन जा 3 कितना बच गया 2, पॉइंट लगाया 20 हुआ, कितना टाइम जाएगा 2 6 जा 18, 2 6 जा 18, और ये रिकर करना लगेगा, राइट। अगर हम 1 अपॉन 2 इंटू 3 लिख दें तो 2 to the power 1 तो लिखा हुआ है और 6 नीचे भी है, तो यहाँ पे भी क्या होगा, देखो डिवाइड करके देखो, 6 1 जा 6, पॉइंट लगा दिया, पॉइंट के बाद आ जाएगा 6 1 जा 6, कितना बच गया 4 रिमेनिंग रख जा, 6 6 जा 36, फिर से 4 रिमेनिंग, 6 6 जा 36, फिर से आगे बढ़ने लगा ऐसे। तो ये चीज़ हमें इम्पोर्टेंट है, राइट। इस तरीके से हम समझ सकते हैं, बहुत आसान सी एक्सरसाइज है और इसको आसानी से आप कर सकते हैं। चलिए करके देख लेते हैं एक्सरसाइज 1.4।
क्या कह रहा है, विदाउट एक्चुअल परफॉर्मिंग द लॉन्ग डिवीजन स्टेट वेदर द फॉलोइंग रैशनल नंबर विल हैव ए टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ठीक है, तो पहला क्या है, 13/3125। तो सबसे पहला काम क्या करना होगा, इस 3125 के प्राइम फैक्टराइजेशन करने होंगे। 3125 यूनिट डिजिट हमारा 5 है, मतलब 5 से डिवाइड हो जाना है इसे। 4 2 6 6 5 11 नहीं होगा, और आगे 11 से हो जाएगा, लेकिन 5 से करते हैं पहले। 5 6 जा 30, 5 2 जा 10, 5 5 जा 10। तो ये क्या हो गया भाई, तो यहाँ से जब आप लिखेंगे तो क्या लिख लेंगे, 13/5 to the power 5। कितना आ गया, 5 to the power 5। अब 5 to the power 5 ये क्या हो गया, 2 to the power 0 हो गया, 5 to the power 5 मतलब क्या हो गया, टर्मिनेटिंग डेसिमल। सेवन के सेकेंड पार्ट की बात करेंगे, 17/8। ये भी क्या हो जाएगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल हो जाएगा, राइट। थर्ड पार्ट की बात करें, 64/455। तो 455 का प्राइम फैक्टराइजेशन, तो ये कितना हो गया भाई, 64/5 × 7 × 13। तो यहाँ पे क्या दिख रहा है कि 5 और 2 के अलावा 7 और 13 भी आ रहा है। इसका मतलब ये क्या हो गया, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल। इसी तरीके से आप बाकी क्वेश्चन कर लीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहा है, राइट डाउन द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ दोज रैशनल नंबर इन क्वेश्चन 1 अबव विच हैव टर्मिनेटिंग डेसिमल। तो जो भी हमारे टर्मिनेटिंग डेसिमल है उनका डेसिमल एक्सप्रेशन भी लिखना है तो लिख दीजिएगा भाई, है ना। क्वेश्चन नंबर 3 पर आएगा। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 3, द फॉलोइंग रियल नंबर हैव द डेसिमल एक्सपेंशन as given below. In each case decide whether they are rational or not. If they are rational and of the form of p upon q, what can you say about the prime factor of q? ठीक है, तो पहला नंबर देखें 43.123456789, राइट। तो ये हमें बताना है कि ये रैशनल नंबर है या नहीं है। ठीक है, रैशनल नंबर है या नहीं। तो सिंपल सी बात है, ये अगर टर्मिनेट हो गया तो रैशनल नंबर होना ही होना है। तो ये रैशनल नंबर है, तो ये कैसा है, रैशनल नंबर है। अब हमें क्या करना है, इसको p अपॉन क्यू के फॉर्म में भी लिखना है। तो p अपॉन क्यू का फॉर्म क्या हो जाएगा, 43.123456789 और डिवाइड बाई कितना 1, पॉइंट हटा दें, कितने नंबर है, 1 2 3 4 5 6
1 2 3 4 5 6 7 8, राइट। इसका मतलब क्या हुआ, 4 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 डिवाइड बाई कितना हो जाएगा, 10 टू द पावर 9 लिखा हुआ है। 10 टू द पावर 9 को आप क्या लिख सकते हैं, 4 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और 10 टू द पावर 9 को आप क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 5 टू द पावर 9, और ये फाइनली कितना आ जाएगा, 4 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 डिवाइड बाई 2 टू द पावर 9 इंटू 5 टू द पावर 9, राइट। तो यही ऐसा ही कुछ आपको सारे क्वेश्चन में करना है, ठीक है। इसका सेकंड पार्ट देखें। सेकंड पार्ट क्या कह रहा है, सेकंड पार्ट कह रहा है 0.120 1200 1200 12 राइट। तो क्या ये रैशनल है या नहीं है, तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे हम देख रहे हैं कि रिकरिंग नहीं है। 1 2 0 आए, फिर 00 हो गए, फिर 000, फिर 40, राइट। तो ये हमारा रिकर नहीं कर रहा, रिपीट नहीं कर रहा है, इसका मतलब ये कैसा हो जाएगा, इर्रेशनल, ठीक है, इर्रेशनल, ठीक है। और सिमिलरली अगर हम थर्ड पार्ट के बारे में बात करेंगे, तो थर्ड पार्ट क्या है हमारा, 43.12 123 4 5 6 7 8 9 बार का मतलब क्या होता है, बार का मतलब होता है कि ये ही पार्ट बार बार रिपीट करता जा रहा है। जब ये बार बार रिपीट कर रहा है और नॉन टर्मिनेटिंग है, इसका मतलब ये नंबर कैसा हो गया, रैशनल नंबर। और इसको अगर हम P/Q के फॉर्म में लिखेंगे तो 43.1 2 3 4 5 6 7 8 9 बार लगा हुआ था, और ये दशमलव। तो जितने नंबर्स रिपीट कर रहे होंगे उतने 9 नीचे लिख दें, 9 9 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9, राइट। ये इतने टाइम्स आ जाएगा, ये P/Q का फॉर्म आ गया, ठीक है। तो आज के लिए फ़िलहाल इतना ही। होपफुली आपको आज की क्लास समझ में आई होगी और अपने क्लास को एंजॉय किया होगा, ठीक है। क्लास 10th की नेक्स्ट क्लास में मैं ज्योमेट्री स्टार्ट करूँगा। तो ज्योमेट्री थोड़ा सा डिफ़िकल्ट लगता है स्टूडेंट को, समझ में नहीं आता है, तो थोड़ा सा एक बार अपने दोस्तों को भी बताएं और उनको एक साथ लाने की कोशिश करें, ठीक है। तो देखेंगे ज्योमेट्री बहुत मज़ेदार है, बहुत आसानी से समझ में आती है। केवल और केवल आप किस तरीके से उसको अपने दिमाग में उसका डायग्राम फ्लो कर सकते हो, डायग्राम ड्रॉ कर सकते हो। जब डायग्राम ड्रॉ करना चालू कर देंगे तो ज्योमेट्री बहुत आसान हो जाती है, राइट। और अगर आपको ज्योमेट्री आ गई तो ये समझ लीजिए कि क्लास 11th और 12th में आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं होती, क्योंकि आपका रीजनिंग पावर, आपका लॉजिकल पावर बहुत स्ट्रांग होता है ज्योमेट्री आने से, ठीक है। तो आज के लिए फ़िलहाल इतना ही। थैंक यू। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल सब्सक्राइब कर लें और बगल में लगे हुए बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। चलिए आज के लिए फ़िलहाल इतना ही। थैंक यू।